Hello students, how are you? I hope you all are fine. Today we started economics. Chapter 1, the story of village Palampur. The purpose of the story is to introduce some basic concept relating to production, and this we do through a story of a hypothetical village called Palampur. Here hypothetical means imaginary. दैट मीन्स पलमपुर एक इमेजनरी विलेज है, ठीक है। ऐसा कोई विलेज रियल लाइफ में नहीं है, बट जो एक विलेज का जो डेली रूटीन होता है, उसकी जो एक्टिविटीज़ होती है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए हमने एक इमेजनरी विलेज जो है पलमपुर, उसको हमने क्रिएट किया हुआ है। ओके, फार्मिंग इज़ द मेन एक्टिविटी इन अ पलमपुर। फार्मिंग दैट मीन्स एग्रीकल्चर यहाँ का मेन एक्टिविटी है। वेयर इज सेवरल अदर एक्टिविटीज सच एज स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, डेयरी, ट्रांसपोर्ट एटसेट्रा आर कैरिड आउट ऑन अ लिमिटेड स्केल. These production activities need various types of resources: natural resources, man-made items, human efforts, money, etc. As we read through the story of Palampur, we will learn how various resources combine to produce the desired goods and service in the village. इसमें फार्मिंग के साथ साथ क्या होता है कि ऐसा नहीं होता है कि किसी भी एक एरिया में सभी लोग फार्मर्स हों, या सभी का जो डेली एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी जो होती है वो एग्रीकल्चर हो। कुछ लोग वेरियस अदर प्रोडक्शंस वर्क में भी एक्टिव रहते हैं, सपोज नेचुरल रिसोर्सेज वर्क, ना मैन मेड आइटम्स, इंडस्ट्रियल वर्क, ह्यूमन एफर्ट्स, सम आर लाइक लेबर एटसेट्रा। फर्स्ट ऑफ ऑल पलमपुर विलेज का इंट्रोडक्शन। Palampur is well connected with a neighboring village and town. Raiganj is a big village, is 3 kilometers from a Palampur. Palampur एक well connected means वहाँ ट्रांसपोर्टेशन मोड इतना है कि वो सभी अपने आसपास के नेबरिंग विलेज जो हैं वहाँ पे ईज़िली वहाँ से आ जा सकता है, तो वहाँ वेल कनेक्टेड है। रायगंज जो है वहाँ का सबसे बड़ा विलेज है, जो कि पलमपुर से 3 किलोमीटर्स दूर है। An all-weather road connected the village to Raniganj and further on the nearest small town of Sahapur. Many kinds of transportation are visible on the road, starting from block cart, tangas, bogies, wooden cart drawn by buffaloes, loaded with jaggery, gur, and other commodities, to motor vehicles like motorcycle, jeeps, tractors, and trucks. वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन के बहुत सारे मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशंस हैं, जैसे कि ब्लॉक कार्ट, तांगास, बोगी, जिनमें जैगरी मीन्स गुड़ जो होता है वो लोड करके यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र किया जाता है। और मोटर व्हीकल्स में वहाँ मोटरसाइकिल्स हैं, जीप्स हैं, ट्रैक्टर हैं और ट्रक हैं। ये वहाँ पे मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशंस हैं। दिस प्लेस हैज़ अबाउट 450 फैमिलीज बिलोंगिंग टू सेवरल डिफरेंट कास्ट्स। पलमपुर की जो पॉपुलेशन है वो 450 फैमिलीज है। दैट मीन्स कोई ज़्यादा बड़ा गांव नहीं है, छोटा सा गांव है। और वहाँ की जो फैमिलीज, जो पॉपुलेशन है, उसको डिफरेंट कास्ट्स में डिवाइड किया गया है। ये कास्ट 80 अपर कास्ट फैमिलीज ऑन द मेजॉरिटी ऑफ लैंड एंड विलेजेस। देयर हाउस, सम ऑफ देम क्वाइट लार्ज, आर मेड टू ब्रिक्स विथ सीमेंट प्लास्टरिंग। यहाँ जो पॉपुलेशन है उसको अपर कास्ट, लोअर कास्ट में डिवाइड किया है। जो अपर कास्ट है वो 80% अपर कास्ट है। जो मेजॉरिटी ऑफ लैंड मतलब अपर कास्ट में लोग आते हैं, जैसे लैंडलॉर्ड हुआ, ओके ना, जमींदार्स, ये, और इनके जो हाउसेस हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं और ब्रिक्स और सीमेंट प्लास्टरिंग के बने हुए रहते हैं। दैट मीन्स पक्के हाउस रहते हैं वहाँ के, है ना। The SCs, Dalit, comprise 1/3 of the population and live in one corner of a village and in much smaller houses, some of which are of mud and straw. और जो बाकी की रिमेनिंग 1/3 पॉपुलेशन जो है वो SC दलित्स हैं।
तो ये क्या है कि एक मतलब गांव में ऐसा चलता है कि जो लोअर कास्ट के जो लोग होते हैं उनको अपर कास्ट से थोड़ा सा दूर रखा जाता है। तो एक कॉर्नर में, एक एरिया में वो एससी दलित लोग रहते हैं। उनके जो घर हैं वो मड और स्ट्रॉ, घास और मिट्टी के बने हुए रहते हैं। मोस्ट ऑफ द हाउसेज हैव electric connections, electricity power, all the tube wells in the field and is used to various type of small business. Palampur has 2 primary school and 1 high school. There is a primary health center run by a government and 1 private dispensary where the sick are treated. पलमपुर जो है एक, हमने पहले ही पढ़ा था, वेल सेटल्ड विलेज है। तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन है। इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ वहाँ पे ज़्यादातर फील्ड वगैरह में, ट्यूबवेल्स वगैरह में किया जाता है इरिगेशन के लिए। पलमपुर जो है वहाँ पर स्कूल भी है, प्राइमरी स्कूल है और 1 हाई स्कूल है। 2 प्राइमरी स्कूल एंड 1 हाई स्कूल। प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी है, दैट मीन्स मेडिकल फैसिलिटी भी वहाँ पर अवेलेबल है। और 1 प्राइवेट डिस्पेंसरी है जहाँ पे सिक, जो बीमार लोग हैं, उनका ट्रीटमेंट किया जाता है। The description above shows that Palampur has fairly well-developed system of road transport, electricity, irrigation, school, health centers. Compare these facilities with those in nearby village. तो ये जो पूरा डिस्क्रिप्शन था पलमपुर का, है ना, तो ये क्या है, पूरा डिस्क्रिप्शन से हमें पता चल रहा है कि पलमपुर एक वेल डेवलप्ड विलेज है। मीन्स ऐसा नहीं कि अनडेवलप्ड है या वहाँ पर किसी भी चीज़ की कमी है ना, लैक ऑफ फैसिलिटीज़ है, नहीं, ऐसा नहीं है। ये एक वेल डेवलप्ड, मतलब एक गांव में जो जो फैसिलिटीज़ होनी चाहिए वो सारी फैसिलिटीज़ पलमपुर में अवेलेबल हैं। ओके, यहाँ पर एक बार रिमाइंड कर लेते हैं पलमपुर का इंट्रोडक्शन। पलमपुर 3 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम रायगंज। ओके, यहाँ पे मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशंस हैं ब्लॉक कार्ट, तांगास, बोगीज loaded with a jaggery and motorcycles like motorcycle, jeep, tractor and trucks. Okay, सेकंड थिंग है यहाँ की पॉपुलेशन। यहाँ 450 फैमिलीज़ हैं जिसमें से 80 अपर कास्ट हैं जिनके हाउसेस क्या है, ब्रिक्स और सीमेंट प्लास्टरिंग के बने हुए रहते हैं। 1/3 ऑफ द कंप्राइज इज एसीज, बाकी जो रिमेनिंग 1/3 हैं वो एसीज हैं। इनके जो हाउसेस हैं वो मड एंड स्ट्रॉ के बने हुए रहते हैं। पलमपुर में इलेक्ट्रिक कनेक्शंस हैं, इलेक्ट्रिक पावर यूज़ होती है वहाँ ट्यूबवेल्स और फील्ड में होती है ट्यूबवेल्स के लिए। ओके, स्मॉल बिजनेस भी वहाँ पर हैं, स्मॉल स्केल बिजनेस जो विलेजेस में रहते हैं, फैमिली मेम्बर्स मिलकर जो बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं। पलमपुर में प्राइमरी स्कूल्स हैं 2 एंड 1 हाई स्कूल है। ओके, प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी है और 1 प्राइवेट डिस्पेंसरी है जहाँ पर ट्रीटमेंट होता है। ओके, ये था पलमपुर का इंट्रोडक्शन। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। ओके, यस, नाउ वी लर्न अबाउट द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑफ पलमपुर। The story of Palampur, an imaginary village, will take us through the different types of production activities in a village. In the village across India, farming is the main production activity. The other production activities refer to non-farm activity include small manufacturing, transport, shopkeepers, keeping, etc. We shall take a look at both these type of activities after learning a few general things about production. प्रोडक्शन एक्टिविटी, पलमपुर एक इमेजिनरी विलेज है। यहाँ का जो मेन टाइप है प्रोडक्ट एक्टिविटीज़ का वो है प्रोडक्शन एक्टिविटीज़। मेन प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ होती है फार्मिंग। ओके, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन जो है, जीडीपी जो है हमारी फार्मिंग से ही ग्रो होती है। ओके, अदर जो है एक्टिविटीज़ भी होती हैं प्रोडक्शन की, सपोज इंडस्ट्रियल, उसमें भी प्रोडक्शन होता है। ठीक है, एंड द नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ में है मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्ट, शॉपकीपिंग। कुछ लोग ज़रूरी नहीं कि सभी लोग एग्रीकल्चर वर्क करें, है ना, कुछ लोग क्या है ट्रांसपोर्टेशन का वर्क भी करते हैं कि एक मतलब आपका जो प्रोडक्ट जो आपने प्रोड्यूस किया है उसको आपकी फील्ड से लेकर इंडस्ट्रीज़ तक लेकर जाना या आपके घर तक उसको अवेलेबल कराना, डिलीवर करना। शॉपकीपिंग, जो शॉपकीपर्स होते हैं, छोटी छोटी दुकान होती हैं जहाँ से हम सामान लेते हैं।
तो ये सारी ये जो चीज़ें होती हैं मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्ट एंड ये शॉपकीपिंग, ये जो है नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ होती हैं। ओके, नाउ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। ये तो हमें पता है प्रोडक्शन है, दैट मीन्स किसी प्रोडक्ट को हम ग्रो कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। बट प्रोडक्शन करने के लिए जो हमको मेन इक्विपमेंट्स होते हैं जिनकी रिक्वायरमेंट होती है वो कौन कौन से होते हैं? द एम ऑफ प्रोडक्शन इज टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विस दैट वी वांट। देयर आर 4 रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स या सर्विस, जो भी आपको प्रोड्यूस करना है या जो भी आपको अपनी सर्विस प्रोडक्शन प्रोड्यूस करना है उसके लिए आपको कुछ चीज़ों की, कुछ इक्विपमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहती है, दैट्स नोन एज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। जिन इक्विपमेंट्स को हम ऑर्गेनाइज करके टुगेदर करके हम एक वर्क जो है कंप्लीट करते हैं वो सब होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। सो प्रोडक्शन में फर्स्ट रिक्वायरमेंट होती है लैंड। लैंड मीन्स those place where we do this production work or activity. Okay, the first requirement is land and other natural resources such as water, forest, minerals. जो भी हम लैंड यूज़ कर रहे हैं तो उस लैंड में, लैंड जो है फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है, लैंड के साथ हमको वाटर, फॉरेस्ट, मिनरल्स ये चीज़ें अवेलेबल होती हैं। मीन्स सपोज़ ये हमारा लैंड है, ओके, और यहाँ से एक रिवर फ्लो हो रही है, दैट मीन्स ये जो रिवर है उसका यूज़ हमारे इस लैंड के लिए है, किया हुआ है, ओके। बट ये हमको, इसकी जो फैसिलिटी है वो हमको हमारे लैंड के साथ एज अ नेचुरल रिसोर्सेज फ्री गिफ्ट मिला हुआ है ना, फ्री गिफ्ट ऑफ गॉड। लाइक दिस फॉरेस्ट, सपोज ये हमारे लैंड पर जो है फॉरेस्टियल एरिया में है हमारा लैंड, तो वहाँ पे जो भी वेजिटेशंस ग्रो हो रही हैं हमारे लैंड पर, हम उसके ऑनर हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। दैट मीन्स दीज आर ऑल्सो अ फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, जस्ट लाइक मिनरल्स। सेकंड रिक्वायरमेंट है लेबर। हमारे पास स्किल है, ओके, लैंड भी है, हमको प्रोडक्शन भी करना है, विलिंगनेस भी है, बट वर्क करने के लिए हमारे पास लेबर होना ज़रूरी है। विदाउट ह्यूमन फोर्स वी कांट डू एनी टाइप ऑफ प्रोडक्शन और प्रोडक्शनल एक्टिविटी। द सेकंड रिक्वायरमेंट इज लेबर, दैट इज पीपल्स who will do the work. Some production activities require highly educated workers to perform the necessary task. Other activities require workers who can do manual work. Each worker is providing the labor necessary for production. लेबर का मतलब ये नहीं होता है कि हमने कुछ ग्रुप ऑफ पर्सन्स को वहाँ खड़ा कर दिया है, दैट मीन्स हाँ ये वर्क करेंगे, लेबर है। नो, लेबर मीन्स पीपल हु विल डू द वर्क, मीन्स जो काम करना चाहते हैं या जिनको काम आता है या जो काम करने की इच्छा है, डिज़ायर है, वो पीपल्स, ओके। Some production activities require highly educated workers to perform the necessary task. Other activities require worker who can do only manual work. Some productions function होते, suppose मैनेजर, ऑर्गेनाइज़र, एंटरप्रेन्योर, जो प्रोडक्शन वर्क को मैनेज कर रहे हैं, है ना, तो उसमें क्या है, हाईली क्वालिफाइड एजुकेटेड लोगों की ज़रूरत पड़ती है। और कुछ काम ऐसे होते हैं जिनमें हमें सिर्फ मैनुअल वर्क चाहिए होता है, दैट मीन्स एजुकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस हमको फिज़िकली फिट होकर वो वर्क को करना पड़ता है ना, तो वो होते हैं मैनुअल वर्क, ओके। द थर्ड रिक्वायरमेंट इज़ फिज़िकल कैपिटल। कैपिटल मीन्स होता है मनी, पूंजी, जो हम इन्वेस्ट करते हैं हमारे बिजनेस में, उसको हम कैपिटल कहते हैं। तो कैपिटल, फिजिकल कैपिटल जो है वो सभी प्रोडक्शन में या सभी प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ में ज़रूरी रहता है, क्योंकि जब तक हम किसी चीज़ में इनपुट नहीं करेंगे तब तक हमें उसका आउटपुट नहीं मिलेगा, ओके। फिजिकल capital is divided into two types of capital, that means fixed capital and working capital, okay. First, fixed capital.
Okay, fixed capital means those capital who cannot be changed in short term time. Okay, suppose tools, machines, building. Tools and machines range from very simple cost tools such as farmers plug to sophisticated machines such as generator, turbines, computers, etc. Tools, machines, building can be used in production over many years and are called fixed capital. Means प्रोडक्शन के लिए जो भी हम मशीन्स यूज़ कर रहे हैं, बिल्डिंग या टूल्स या कोई भी ऐसा इक्विपमेंट जिसको हम एक लॉन्ग टाइम के लिए, एक लॉन्ग पीरियड के लिए यूज़ करते हैं, वो होती है हमारी फिक्स्ड कैपिटल. दैट मीन्स सपोज वी परचेज अ ट्रैक्टर फॉर एग्रीकल्चर वर्क, फॉर फार्मिंग. ओके, तो उसको हम डेली चेंज कर सकते हैं. सपोज आज हमने किसी और कंपनी का ट्रैक्टर यूज़ कर रहे हैं, देन 2 दिन बाद हमने एक न्यू ट्रैक्टर परचेज कर लिया, हम अब वो यूज़ कर रहे हैं, फर्स्ट को हमने रिजेक्ट कर दिया. नहीं, ऐसा नहीं होता है ना. ये जो चीज़ें हैं, मशीन्स वगैरह, ये सब हम एक लंबे टाइम के लिए, एक लॉन्ग इंटरवल के लिए उसको यूज़ करते हैं. आफ्टर लॉन्ग इंटरवल वी रिजेक्टेड. ओके, दैट्स वाई दिस कॉल्ड फिक्स्ड कैपिटल. Second thing, raw material and money in hand. These are working capital. Working capital means होता है जो हम डेली रूटीन में, हमारे डे टू डे वर्क के लिए हम उन चीज़ों को परचेज करते हैं, फिनिश हो जाती होती हैं वर्किंग कैपिटल. Production require a variety of raw materials such as a yarn used by the weavers and the clay used by the potters. Also, some money is always required during production to make payment and buy other necessary items. Raw materials and money is hand are called working capital. Unlike tools, machines, building, these are used in production. वो चीज़ें जो हम डेली चेंज करते हैं या डेली यूज़ करते हैं, हमारे डे टू डे एक्टिविटीज़ के लिए जो हमारे यूज़ में आती है कैपिटल, वो होती है वर्किंग कैपिटल. सपोज रॉ मटेरियल, आज प्रोडक्शन करना है. ओके, तो आज हमने रॉ मटेरियल परचेज कर लिया. उसके बाद 5 डेज तक अगर प्रोडक्शन बंद है तो हम 5 डेज तक रॉ मटेरियल परचेज नहीं करेंगे. तो ये क्या है? अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट आवर नीड आर चेंज and the quantity of product is also changed according to our need. These type of capital is called working capital. Okay, now the fourth requirement is human capital. हमारे पास सारे इक्विपमेंट्स हैं. ओके, लैंड भी है, कैपिटल है, लेबर है, बट वी डोंट हैव स्किल टू डू हाउ टू वर्क. हमारे पास ये स्किल नहीं, हमको नहीं पता कि वर्क कैसे करना है. तो ये सारी चीज़ें, लैंड, लेबर, कैपिटल, दीज आर यूजलेस इफ वी डोंट नो हाउ टू डू वर्क. ओके, सो द फोर्थ रिक्वायरमेंट इज ह्यूमन capital. There is a fourth requirement too. You will need knowledge and enterprise to be able to put together land, labor and physical capital and produce an output, either to use yourself or to sell in the market. These days is called a human capital. We shall learn more about human capital in the next chapter. Okay, next chapter. So human capital is, that means a knowledge of an entrepreneur to manage, that means the knowledge how to manage land, labor and physical capital in this way that we take more and more advantages from all these things. Okay, this is called human capital. Okay, when we put these 4 requirements together, means land, labor, physical capital and the human capital, when these 4 requirements are together is known as factor of production. These all requirements is called factor of production. Okay, now farming in Palampur. Farming in Palampur, land is fixed, that means the agricultural area, that means land are fixed according to the people's
Farming is the main production activity in Palampur. 75% of the people who are working are dependent on the farming for their livelihood. They could be farmer or a farm labor. पलमपुर में मेन प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ जो है वो है फार्मिंग. ओके, यहाँ टोटल पॉपुलेशन का 75% लोग जो है वो डिपेंड है फार्मिंग पे, एग्रीकल्चर पे. रिमेनिंग डू अदर नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ लाइक ट्रांसपोर्ट, शॉपकीपिंग एट्सेट्रा. The well-being of these peoples is closely related to the production in the farm. But remember that there is a basic contrast in the rising farm production. 1960 in Palampur, there has been no expansion in land area under cultivation. That means पलमपुर जो विलेज इमेजिनरी जो हमने जो विलेज बनाया है उसके अकॉर्डिंगली एक यहाँ पर जो कल्टीवेशन है वो प्रैक्टिकली फिक्स्ड है. प्रैक्टिकली फिक्स्ड है मीन्स फ्रॉम 1960 लैंड एरिया थोड़ा सा भी एक्सटेंस नहीं हुआ है या बढ़ा नहीं है ना. मतलब पहले जितने एरिया में एग्रीकल्चर वर्क होता था, प्रोडक्शन लैंड एरिया अंडर कल्टीवेशन इज प्रैक्टिकली फिक्स्ड. Since 1960 in Palampur, there has been no expansion in land area under cultivation. By then, some of the wasteland in the village have been converted to cultivable land. There exists no further scope to increase farm production by bringing new land under cultivation. That means जो पलमपुर विलेज है 1960 तक वहाँ पर जो है लैंड प्रैक्टिकली फिक्स्ड थे. प्रैक्टिकली फिक्स्ड मीन्स जितना लैंड कल्टीवेटेड है उतना ही रहेगा, मतलब उसी पे कल्टीवेशन चलेगा. कोई भी एक्स्ट्रा लैंड जो है इंक्रीज नहीं हुआ था ना, एक्सपेंशन नहीं हुआ था. बट आफ्टर 1960 वहाँ के वेल डेवलपमेंट को देखते हुए सम पीपल्स जो है कल्टीवेशन वर्क उन्होंने स्टार्ट किया. वेस्ट लैंड मीन्स वो लैंड जो कल्टीवेशन के लिए यूज़फुल नहीं है या जहाँ पर कल्टीवेशन नहीं होता, बिल्कुल जो बंजर जिसे कहते हैं ना, वेस्ट है, किसी भी यूज़ में नहीं है. वो इस तरीके के लैंड को उन्होंने कल्टीवेशन के लिए यूज़ किया. उस लैंड को, वेस्ट लैंड को जो है कन्वर्ट किया कल्टीएबल लैंड में. ओके, देयर एक्सिस्ट नो फर्दर स्कोप टू इंक्रीज फार्म प्रोडक्शन बाय ब्रिंगिंग न्यू लैंड अंडर कल्टीवेशन. तो इससे क्या हुआ कि फार्म प्रोडक्शन में किसी भी तरीके का इंक्रीजमेंट का कोई स्कोप नहीं था, क्योंकि जब तक उन्होंने नया लैंड जो है कल्टीवेशन नहीं किया तब तक इसके लिए. सेकंड थिंग, द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग लैंड इज हेक्टर. वी वेल नो अबाउट दिस. थ्रू इन द विलेजेस यू मे फाइंड लैंड एरिया बीइंग डिस्कस्ड इन लोकल यूनिट सच एज बीघा, घेता, etc. 1 hectare is equal to the area of a square, with one side measuring 100 meters can be compared in the area of a hectare field with the area in your school ground. ये आपको जनरल नॉलेज थिंक है. ये इसमें क्या है कि जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है किसी भी लैंड को मेज़र करने की वो होती है हेक्टर. जनरल लैंग्वेज में या लोकल लैंग्वेज या लोकल यूनिट में इसको बीघा, गैती एट्सेट्रा ये सब कहा जाता है ना. हेक्टर का मतलब क्या होता है कि स्क्वायर में जो है एरिया जो है उसको स्क्वायर में मेज़र किया जाता है. उसकी वन साइड 100 मीटर के अकॉर्डिंगली मेज़र की जाती है. Okay, now the next topic is there a way one can grow more from the same land? Yes. फार्मर्स क्या होते हैं कि टाइम टू टाइम अकॉर्डिंग टू सीजन क्रॉप्स जो है वो चेंज होती रहती हैं, है ना. रोटेशन, इसको कहते हैं रोटेशन एग्रीकल्चर. तो अब सपोज ड्यूरिंग द रेनी सीजन खारिफ फार्मर्स ग्रो ज्वार एंड बाजरा. दीज प्लांट्स आर यूज्ड एज कैटल फीड. It is followed by cultivation of potato between October to December. सपोज रेनी सीजन, खरीफ सीजन जो होता है उसमें फार्मर्स जो है ज्वार और बाजरा इसके फार्मिंग जो है वो करते हैं ना. और उसका जो प्लांट्स रहते हैं जो बाद में आफ्टर हार्वेस्टिंग जो वेस्ट मटेरियल रह जाता है वो कैटल्स की फीडिंग के लिए हो जाता है ना. अक्टूबर और दिसंबर के बिटवीन पोटैटोज जो है उसका कल्टीवेशन होता है. इन राबी सीजन, दैट मीन विंटर सीजन, राबी, इसमें जो है वीट का जो है प्रोडक्शन किया जाता है.
From the wheat production, farmers keep enough wheat for the family's consumption and sell the surplus wheat at the market at रायगंज। पलमपुर रायगंज जो है बिग विलेज है पलमपुर का। तो फार्मर्स क्या करते हैं कि वीट जो है वो प्रोड्यूस करने के बाद जितना उनकी फैमिली के कंजप्शन के लिए इनफ है उतना वीट वो रख लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं, और बाकी जो सरप्लस बीज होता है उसको जो है वीट होता है उसको मार्केट में सेल कर देते हैं। ओके, अ पार्ट ऑफ अ लैंड एरिया इज ऑल्सो डिवोटेड टू शुगर कैन विच इज़ हार्वेस्टेड वंस एवरी ईयर। और क्या होता है कि जैसे शुगर कैन है, शुगर कैन जो है ईयरली क्रॉप है, ईयरली क्रॉप है। तो सपोज़ ऐसा किया कि आधा जो फील्ड है आपका ना, या फिर फील्ड का थोड़े बहुत एरिया में शुगर कैन का कल्टीवेशन स्टार्ट कर दिया, मतलब डबल प्रॉफिट हो गया। ये सारी चीज़ पलमपुर में इसलिए पॉसिबल है बिकॉज पलमपुर हैज़ वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ इरिगेशन। वहाँ पर इरिगेशन का वेल डेवलप्ड सिस्टम है। दैट मीन्स फार्मर्स यूज़ हेड पम्प, कैनल सिस्टम, डैम, वाटर यूज फ्रॉम द डैम ना, ये सारी चीज़ें। एंड इलेक्ट्रिसिटी, हमने जैसे अभी ये पहले जो पढ़ा उसमें ये था कि पलमपुर जो है वो वेल डेवलप्ड है, वहाँ इलेक्ट्रिसिटी पावर सिस्टम वेल डेवलप्ड है ना, अच्छी तरीके से सिचुएटेड। तो इलेक्ट्रिसिटी भी ज़रूरी है। ओके, to grow more than one crop on a piece of land during the year is known as multiple cropping. Sometime for getting more profit or for save our time, farmers जो है वो क्या करते हैं कि मल्टीपल क्रॉपिंग करते हैं। मल्टीपल क्रॉपिंग मीन्स सपोज ये आपका फील्ड है तो 3/4 पार्ट पर जो मेन क्रॉप है वो प्रोड्यूस कर दी है, वो कल्टीवेट कर रहे हैं। बाकी जो 1/4 एरिया रहा उसमें कुछ अदर क्रॉप्स जो हैं, कुछ सपोज जो सस्टेनेबल होती हैं, एक दूसरे से सस्टेनेबल क्रॉप रहती हैं, उनको प्रोड्यूस कर देते हैं। जिससे क्या होता है, उनको दोनों क्रॉप्स जो है वो भी प्रोवाइड हो जाती है, डबल प्रॉफिट हो जाता है ना। इस टाइप की जो क्रॉपिंग होती है उसको कहते हैं मल्टीपल क्रॉपिंग। मीन्स ऑल फार्मर इन पलमपुर ग्रो एटलीस्ट 2 मेन क्रॉप्स। Many are growing potato as the third crop in the past 15 and 20 years. अब जिसका फील्ड बड़ा होता है ना, ज़्यादा फील्ड एरिया जो है ज़्यादा होता है, तो वो ज़्यादा क्रॉप्स जो है एक बार में कल्टीवेट कर देते हैं ना। जिनका छोटा होता है तो वो थोड़े थोड़े से एरिया में कल्टीवेट कर देते हैं। ये फार्मर्स पे डिपेंड करता है। ओके, नाउ अनदर नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। Okay, now the next main topic is the Green Revolution. Okay, Green Revolution क्या था? The Green Revolution is the late 1960s introduced the Indian farmer to cultivate the wheat and rice using high yield varieties HYBS of sheep. ग्रीन रिवॉल्यूशन में क्या है कि इंडियन फार्मर्स के लिए एक ये रिवॉल्यूशन स्टार्ट किया गया था 1960s के लेट में, ठीक है, मतलब एंड में। तो इसमें क्या था, वीट एंड राइस इसकी हाई वैरायटी, हाई क्वांटिटी में प्रोड्यूस करने के लिए HYBS सीड जो है, मतलब हाई यील्ड वैरायटी सीड ये प्रोड्यूस की गई थी। इसमें क्या होता है कि इसकी सीड की क्वालिटी इतनी अच्छी होती है कि ये जो नॉर्मल सीड होते हैं उनके कंपैरिजन में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन जो है क्वांटिटी बढ़ा देते हैं। कंपेयर टू ट्रेडिशनल सीड, the HYB seed promised to produce much greater amount of grain on a single plant. ओके, मतलब ट्रेडिशनल सीड जो गांव के लोग जो खुद ही जो सीड होते हैं, लास्ट क्रॉप के जो सीड बचे हुए रहते हैं, उसके कंपैरिजन में HYB सीड ये एक प्रॉमिस रहता है। प्रॉमिस से मतलब एक कंफर्मेशन रहता है कि ये जो प्रोड्यूस करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा फूड ग्रेन्स जो है अमाउंट प्रोड्यूस करेंगे एक सिंगल प्लांट में। ओके, एज अ रिजल्ट द सेम पीस ऑफ लैंड वुड नाउ प्रोड्यूस फार लार्जर क्वांटिटीज ऑफ फूड ग्रेन देन वॉज पॉसिबल अर्लियर। इसका रिजल्ट क्या हुआ ग्रीन रिवॉल्यूशन का, कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है क्वांटिटी में फूड ग्रेन्स प्रोड्यूस होने लगे। HYB seed however needed plenty of water and also chemical fertilizer and pesticides
To produce best result, higher yield are possible only from a combination of HYV seeds, irrigation, chemical fertilizer, pesticides, etc. अभी जो हाई यील्ड वेराइटीज सीड जो होते हैं ये ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कब कर पाते हैं, जब इनको जो इनकी रिक्वायर्ड क्वांटिटी होती है उसमें वाटर अवेलेबल हो, ठीक है, केमिकल फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड्स ये अवेलेबल हो, तो ये सब का कॉम्बिनेशन मिलके एक बेस्ट रिजल्ट देते हैं, ठीक है। दैट मीन्स ये जो कॉम्बिनेशन है हायर यील्ड वॉज पॉसिबल क्यों है, विथ द कॉम्बिनेशन ऑफ इरिगेशन, केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स। ओके, लेट्स डिस्कस अबाउट विद द हेल्प ऑफ डायग्राम मॉडर्न फार्मिंग मेथड जो है वो कैसे हो सकता है, किस किस चीज़ के कॉम्बिनेशन से। फर्स्टली हमको चाहिए हाई यील्ड वैरायटी सीड्स, ठीक है। मॉडर्न फार्मिंग मेथड में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करने के लिए हमको सीड ऐसा होना चाहिए जिसकी क्वालिटी बेस्ट हो, ओके। देन उसके बाद उसको यूज़ करने के लिए हमको फार्मिंग को यूज़ करने के लिए न्यू इक्विपमेंट टूल्स की ज़रूरत होती है ना। सपोज फार्म मशीनरी क्या है, ट्रैक्टर। पहले क्या होता था कि ट्रैक्टर्स नहीं होते थे तो बुल या जो भी अदर ट्रेडिशनल हल वगैरह जो कहते हैं जिसे, उसको यूज़ करके फार्मर कल्टीवेशन का वर्क करते थे ना, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता था और ह्यूमन लेबर कंज्यूम होती थी। तो अब जो है फार्म मशीनरी ट्रैक्टर यूज़ करते हैं, ट्रैक्टर के लिए रिक्वायर्ड है डीजल, ओके। देन उसके बाद फर्टिलाइज़र्स, जो भी फर्टाइल करने के लिए क्रॉप को खाद वगैरह जो यूज़ होती हैं वो फर्टिलाइज़र्स के बाद क्या होता है, बहुत सी क्रॉप्स में जो है इंसेक्ट उसको हार्म कर देते हैं ना, कीड़े वगैरह लग जाते हैं, तो उनसे क्रॉप को बचाने के लिए, सेफ रखने के लिए पेस्टिसाइड्स यूज़ होती हैं, ओके। फिर हमको चाहिए इरिगेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट। वाटर कैसे सप्लाई करोगे, तो इरिगेशन वेल डेवलप्ड विलेज में मॉडर्न टेक्निक में इरिगेशन के सोर्सेस क्या होते हैं, कैनल, पंप सेट, इलेक्ट्रिसिटी, डैम, है ना। कुछ फार्मर्स जो होते हैं अपनी फील्ड के ऐसे चारों तरफ कैनल्स बना लेते हैं जिसमें पानी वाटर जो है वो फ्लो होता है, तो उससे इरिगेशन का वर्क करते हैं। पंप वगैरह सेट किए जाते हैं ना, हेड पंप वगैरह टाइप के, ऐसे पाइपलाइंस डाली जाती हैं और फिर बाय इलेक्ट्रिसिटी जो है वाटर वहाँ पर वो किया जाता है, फ्लो किया जाता है। डैम, जो फील्ड रिवर के आसपास रहती, रिवर के आसपास का जो एरिया होता है वहाँ पे वाटर सप्लाई के लिए डैम यूज़ किया जाता है, और डैम के लिए ज़रूरी क्या है, इलेक्ट्रिसिटी। पंप सेट के लिए भी इलेक्ट्रिसिटी ज़रूरी है, ओके। तो ये जो सारा कॉम्बिनेशन होता है ये होता है मॉडर्न फार्मिंग मेथड। दैट मीन्स फार्मिंग डन विथ अ मॉडर्न इक्विपमेंट्स, ओके। Now the next topic is, will the land sustain? Will the land sustain? Land being a natural resources, it is necessary to be careful in its use. Scientific reports indicate that modern farming methods have overused the natural resources base. We all know land is gift of nature. Land जो है एक natural resources है ना, natural resources है, that means उसको हमें केयरफुली रखना पड़ेगा ना। वो अगर एक बार डिस्ट्रॉय हो गया या फिर उसकी फर्टिलिटी जो है वो ख़राब हो गई, देन उसके बाद उसको दोबारा से फर्टाइल होने में बहुत सा टाइम लगेगा। हम उसको दोबारा से, ह्यूमन मेड नहीं है, मैन मेड नहीं है कि हम उसको दोबारा से रिन्यू कर सकें, बिकॉज लैंड इज़ अ नेचुरल रिसोर्सेज। तो उसको यूज़ करने के लिए हमको बहुत केयरफुली यूज़ करना पड़ता है। साइंटिफिक रिपोर्ट जो है उससे इंडिकेट ये हुआ है कि मॉडर्न फार्मिंग मेथड में हम बहुत से केमिकल फर्टिलाइज़र्स ये सब यूज़ करते हैं, तो इसकी वजह से लैंड की जो फर्टिलिटी है वो डिक्रीज़ होती जा रही है। In many areas, green revolution is associated with the loss of soil fertility due to increased use of chemical fertilizers. Okay? ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ करने की वजह से लैंड जो है उसकी सॉइल फर्टिलिटी जो है वो लॉस हो गई है। ऑल्सो कंटिन्यूस यूज ऑफ अंडरग्राउंड ग्राउंड वाटर फॉर ट्यूबवेल इरीगेशन हैज़ लीड टू द डिप्लेशन ऑफ द वाटर टेबल
और क्या है, इरिगेशन के लिए हम ट्यूबवेल्स वगैरह के साथ जो ग्राउंड वाटर, हमारा अंडरग्राउंड वाटर जो है वो यूज़ कर रहे हैं, तो उसका ओवर यूज़ करने की वजह से हमारा अंडरग्राउंड वाटर लेवल जो है वो डाउन हो गया है ना, डिप्लीशन हो गया है। Environmental resources like soil fertility and groundwater are built up over years. Once destroyed, it is very difficult to restore them. क्या है कि ये चीज़ों को दोबारा से रिन्यू होने के लिए बहुत से ईयर्स लगते हैं ना, मैनी ईयर्स का टाइम चाहिए रहता है, जिसकी वजह से अगर ये एक बार डिस्ट्रॉय हो गए, वंस दे आर डिस्ट्रॉय, देन इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू रीस्टोर दैम। इनको दोबारा से रीस्टोर करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। वी मस्ट टेक केयर ऑफ द एनवायरमेंट, हमको एनवायरमेंट की केयर करना चाहिए टू इंश्योर फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। ओके, होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस। फॉर योर हेल्प, some other videos link are also attached with this lecture video, which helpful for you to know about village Palampur very briefly. Okay, we will cover up remaining topics in next video. Best wishes to you all. Stay home safe. Thank you.